वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो हमने मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स के माध्यम से हमने जो सीखा है, उसी के वाइवा क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको जो ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सटर्नल के द्वारा, उसी के बारे में हम आज काफी सारे जो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं यहाँ पर, जो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो इन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे अपडेटेड जो नोटिफिकेशन है, ऐसे ज्ञानवर्धक जो नॉलेज जो है आप तक पहुंच सके। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण से रिलेटेड आपको जैसे कि हमने मिरर ड्राइंग जो ऑपरेटर्स है ना, उसके माध्यम से हमने क्या किए थे, ये जो प्रैक्टिकल किए हुए थे। तो यहाँ पर हमें कैसे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। मैंने कई सारे और वीडियोस आपको दिए थे। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल करके भी आपको बताया था, जो मेरा एक वीडियो कुछ दिन पहले ही मैंने अपडेट किया हुआ था। अगर आपने इस प्रैक्टिकल को नहीं सीखे हैं, तो वहां पर आप प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, ये मैंने एक वीडियो लाइव दिखाया है कि आप इस प्रैक्टिकल को कैसे कर सकते हैं मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स के माध्यम से। चलिए मैंने आप अगर बात करें वाइवा क्वेश्चन की, तो काफी सारे वाइवा क्वेश्चन मैं टीचिंग से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। तो वो भी हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा, और चैनल पर आप जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो काफी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण से रिलेटेड आपको कैसे कैसे ओरल जो क्वेश्चन है, मौखिकी जो पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अधिगम से आप क्या समझते हैं? प्रश्न पहला जो है, अधिगम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? तो यहाँ पर अधिगम का जो अर्थ है, सीखना होता है। और सीखने के लिए जो हम अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं, उसी को ही अधिगम कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और डिफाइन करूंगा नीचे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारे जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, वुडवर्थ ने, स्किनर ने और क्रो एंड क्रो ने, मैंने इसके अकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन है आपको बताया हुआ है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम कहलाया है। ठीक है। स्किनर ने क्या कहा है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। तो हम इसको अगर पूरे को अगर एक मिला लें, एक में ही मिलाकर देखें, तो अधिगम जो होता है वो हम अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं, उसी को हम क्या कर लेते हैं? अधिगम करते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम मीन्स कि देखिए, हमने जो पहले जो सीखा हुआ है, उस सीखे हुए ज्ञान में हम क्या करते हैं? कुछ चेंजेस लाते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। वैसे अधिगम के बारे में हम नीचे और बात करें तो आपको समझ में आएगा कि अधिगम जो होता है स्थायी नहीं होता है, अधिगम परिवर्तनशील होता है। हमने आज कुछ ज्ञान जो सीखे हैं, हो सकता है कि उसमें त्रुटि हो, उस त्रुटि को अगर हमने सुधार कर लिया, तो वो भी क्या कहलाता है? अधिगम ही कहलाता है, क्योंकि हमने जो पहले सीखे हुए ज्ञान है ना, उसमें हमने परिवर्तन कर दिया है, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। हम और थोड़ा सा बात कर लें एडाप्टेशन के बारे में। आप समायोजन के बारे में आपने सुने होंगे, तो समायोजन करना भी क्या कहलाता है? समायोजन के बारे में आप सुने होंगे, समायोजन। तो एडाप्टेशन जो होता है, एडाप्टेशन भी क्या है? ये भी लर्निंग ही है, ये भी क्या है? अधिगम ही है। ठीक है। हम देखिए, अनुकूलन कहते हैं, सामंजस्य कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। तो एडजस्टमेंट जो होता है, वो भी क्या होता है? वो भी लर्निंग ही होता है। एडजस्टमेंट जैसे आपको मैं बता दूं, एडजस्टमेंट कहने का मतलब है, एडजस्टमेंट कहने का मतलब है कि कभी मैंने अपने क्लासरूम में एग्जाम्पल भी यही पेश करता हूँ कि जैसे कोई चीजें जो दो लोग को पसंद है, और वहां पर जो उपलब्धता उसकी एक ही हो, तो हम क्या करते हैं? वहां पर उस दोनों चीजों को, जैसे हम बात कर ले कि वो जो चीजें हैं, उसको दोनों में क्या कर लेते हैं? हम विभक्त कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वही सामंजस्य कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। तो चलिए हम आप बात कर लेते हैं कि कुछ विधियां हैं प्रयास अधिगम की, जो विधियां हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं? अधिगम की जो विधियां हैं, प्रयास एवं त्रुटि विधि। यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि विधि ऐसा है कि कोई भी काम को हम ट्राई करते हैं, कोई भी काम को हम ट्राई करने के बाद उसमें क्या हो जाता है? एरर आ जाता है। फिर हम अभ्यास करते हैं, फिर हम क्या हो जाते हैं? उस पर दक्ष हो जाते हैं। तो ये
पहला प्रयास है, त्रुटि विधि, दूसरा करके सीखना विधि। जैसे हम किसी भी कार्य को हम करते हैं तभी हम उस कार्य को हम सीख सकते हैं, बिना किए हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि अ, जैसे स्किल वाली बात है, तो स्किल वाली बात को हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम उसको सीख नहीं सकते। अनुकरण विधि हम देखकर क्या करते हैं, कॉपी करना कि कोई हम हमसे बड़े बड़े हैं जो हमारे घर में कुछ काम कर रहे हैं, उसी को हम कॉपी करके भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आगे बात करें वाद-विवाद विधि। वाद-विवाद विधि में हम देखेंगे कि 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष डिबेट कराते हैं, तो डिबेट कराने पर भी हमको क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। तो जैसे कोई एक पक्ष उसके पक्ष के बारे में बोल रहा है, कोई उसके विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। अवलोकन विधि ऑब्जर्व करके भी हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग भी गए होंगे, है ना? आप लोग कहाँ गए थे? टीचिंग के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए गए थे, तो टीचिंग के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए गए तो वहाँ पर ऑब्जर्व किए होंगे कि वहाँ की परिस्थिति कैसा है ना? वहाँ के जो टीचर है कौन से मेथड से कैसे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, ये सारा चीज़ आपने ऑब्जर्व किए होंगे। कितने क्लासरूम है ना? वहाँ पर जो वहाँ के प्रिंसिपल है, कैसे सारे जो टीचर्स है उससे कोऑर्डिनेट करके जो स्कूल का संचालन करते हैं, वहाँ के पालक, ये सब का हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर अवलोकन विधि के माध्यम से भी हम सीखते हैं। परीक्षण विधि, जैसे परीक्षण विधि के अंदर कोई टेस्ट के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, सीखते हैं। जैसे साइंस के सब्जेक्ट में आप देखे होंगे कि सीखना जो होता है, वो परीक्षण विधि के माध्यम से होता है। चलिए कुछ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, विशेषताएँ। विशेषताएँ हैं, विशेषताएँ हो गया, यहाँ पर विशेषताएँ, ठीक है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, तो यहाँ पर अधिगम विकास की प्रक्रिया माना गया है। अधिगम को बात करें, अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम खोज करना है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम परिवर्तनशील होता है, अधिगम स्थायी, अस्थायी दोनों हो सकते हैं, अधिगम निरंतर चलते रहता है और हम अधिगम के बारे में बात करें तो अधिगम सकारात्मक, नकारात्मक दोनों हो सकता है। थोड़ा-सा धीरे से हम छोटा-छोटा ज़्यादा नहीं इसको थोड़ा-थोड़ा हम डिस्क्राइब करना चाहें तो अधिगम विकास की प्रक्रिया आप देखे होंगे कि हम जब छोटे होते हैं तो जो सीखी हुई जो बातें होती है कम होती है, धीरे-धीरे हम क्या करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, है ना? और जितना कुछ हम सीखते हैं हमें क्या होता है, डेवलपमेंट होते जाता है। अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम अनुभव का संगठन है, मैंने एक क्लासरूम में बताया था और यहाँ पर भी मैं बता दूँ कि अनुभव का संगठन कहने का मतलब है कि जैसे आपको कोई धुआँ उड़ता है, जैसे पानी से धुआँ उठ रहा है, 2 टाइप के पानी से धुआँ, एक ठंडी पानी से भी होता है, ठंड के दिनों में आप देखने होंगे पानी से धुआँ उड़ते रहता है। आप पानी को गर्म भी करते हैं तो वहाँ पर भी धुआँ उड़ते रहता है। अब मैं कहूँ कि आपको गर्म पानी में पहले मैं आपका हाथ डुबा दूँ, उसके बाद फिर से मैं कहीं पे जैसा ठंडी पानी है वहाँ पर और वहाँ से भी धुआँ उठ रहा है ना? तो वहाँ पर भी मैं अगर आपका हाथ डालना चाहूँगा तो वहाँ पर आप हाथ नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो गर्म पानी होता है, उससे धुआँ उड़ता है तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो ये अनुभव का संग आपको क्या था, एक पता है पहले से कि जो पानी जो है जब कब धुआँ उड़ता है पानी से, जब पानी गर्म होती है और ठंडा होती है। तो लेकिन हम क्या समझते हैं कि जहाँ पर पानी से धुआँ उठ रहा है मतलब वो गर्म पानी होगा। एक और दूसरी बात है, अनुभवगत संगठन कहने का मतलब है कि जैसे जैसे-जैसे हम सीखते जाते हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं और उसी एक्सपीरियंस को हम क्या करके उपयोग में ला कर के हम क्या करते हैं, जैसे कोई काम होता है तो उसी काम के लिए हम उस एक्सपीरियंस का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अनुभवगत संगठन कहने का मतलब एक और एग्ज़ाम्पल ले लो कि आपने पहले क्या किए थे कि 20 लोगों को खाना बनाने का एक्सपीरियंस था आपको कि खाना बनाना है, खिलाना कितना यहाँ पर खर्चा हो जाएगा, है ना? तो इसका एक्सपीरियंस आपको था। अब आपको 20 लोगों का पता है तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि 20 में से हमारा क्या है कि 20 में 10,000 खर्च आया तो मैं 50 लोग या 40 लोग का जो है ना? 40 लोग के लिए कितना आ जाएगा? लगभग हमारा 20,000 के आस-पास आए तो एक अनुभव का संगठन। अधिगम खोज करना है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, जहाँ भी आप क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, जहाँ पर भी आप सीखते हैं, तो कहीं न कहीं वो उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे आप बीएड कर रहे हैं, बीएड भी क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम परिवर्तनशील है, अधिगम परिवर्तनशील होता है, जो चीज़ें मैंने कहा कि कोई चीज़ें आपने सीखी हुई लेकिन उसमें त्रुटि हो सकता है, वो उस त्रुटि को आपने दूर कर दिया, तो यहाँ पर जो पहली सीखी ज्ञान है ना? उसमें आपने नई सीखी ज्ञान को आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये ये इसी को हम एडाप्टेशन कहते हैं, इसी को हम समायोजन कहते हैं, ठीक? अधिगम स्थायी, अस्थायी हो सकता है। अधिगम जो होता है वो हम बात करें
तो वो ज़्यादा अधिक समय तक सीखा हुआ हो सकता है और उसको हो सकता है कि हम अस्थायी मतलब कुछ समय बाद हम क्या कर सकते हैं उसको भूल भी सकते हैं। अधिगम निरंतर चलते रहता है। आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखते रहता है। ये तो आपने कई बार जब बीएड कर रहे हैं तो बहुत सारे बुक्स में आपने पढ़े होंगे कि अधिगम जो है निरंतर चलते रहता है। पहले जो बच्चा होता है वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, धीरे-धीरे वो बढ़ते जाता है। फिर वो धीरे-धीरे जन्म से ही सीखते रहता है ना? जैसे पहले ऑर्गन सेंस से सीखना, फिर दूसरों पर डिपेंड रहना, फिर धीरे-धीरे उनका निरंतर विकास होते चलता है, तो फिर वो अपने वो खुद से सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, है ना? और वो जो सीखना जो होता है वो निरंतर चलते रहता है। अधिगम सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। देखो सीखना हमेशा होते रहता है, अब ये चाहे नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। चलिए अधिगम के बारे में काफ़ी सारे हमने चीज़ें देख लिए हैं। थोड़ा स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में देख लेते हैं कि स्थानांतरण क्या है? आपको भी पता होगा कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं, पहुँचा देते हैं, उसी को हम स्थानांतरण कहते हैं। ये ट्रांसफ़र का हम एक सिंपल डेफ़िनेशन हम अगर कहें लेकिन इसी को हम शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लेकर कहें, तो स्थानांतरण जो है, हम पहली परिस्थिति में जो ज्ञान होता है, ज्ञान, कुशलता, आदतों, योग्यताओं, जो हमने क्या किए हैं, पहली परिस्थिति में जो ज्ञान हमने, जो कुशलता, जो स्किल्स हमने क्या किए हैं अर्जित किए हैं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफर कहलाता है। समझ में आया होगा आप लोग को। कालसेनिक के अनुसार इन्होंने कहा है कि स्थानांतरण पहली स्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, जो अभियोग्यता है या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही क्या है? स्थानांतरण है। ट्रांसफर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कैरी ओवर ऑफ नॉलेज, skills, habit, attitudes of other responses from one situation in which things are initially acquired to some other situation। आप देखे होंगे कि पहली परिस्थिति में आपको जो भी कुशलता, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किए हैं, उसको किसी अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में आप प्रयोग कर लेते हैं। थोड़ा हम इसी को अधिगम के स्थानांतरण के साथ में अगर आप देखें तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं, कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊँ। चलिए, अधिगम वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को स्किप ना करें, काफ़ी अच्छा वीडियो है ये और जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं देख लेते हैं। अधिगम का स्थानांतरण वह क्रिया है जिसमें किसी एक क्षेत्र या परिस्थिति में सीखे ज्ञान, कुशलता, योग्यताओं तथा आदतों का प्रयोग किसी दूसरी परिस्थिति में किया जाता है, जिससे बाद का सीखना सुविधाजनक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कई बार सीखना कठिन या असुविधाजनक भी होता है। इसके बारे में मैं एक उदाहरण दूँ, तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि आपने एक परिस्थिति में जो सीखे हुए ज्ञान है, जैसे गणित के ज्ञान को आप सीखे हुए हैं पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, 5वीं तक के जो गणित के ज्ञान है, उसको सीख लेते हैं और वही गणित के जो ज्ञान है, आप उसको क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र में भी आप जैसे विज्ञान में कोई सा कहना चाहिए कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है, वहाँ पर भी हम उस गणित के ज्ञान का हम उपयोग कर लेते हैं। कहीं-कहीं जो ज्ञान होता है वो सीखते हैं और वो भी सीखने में भी असुविधाजनक हो सकती है, कठिनाई भी हो सकती है। चलिए इसके थोड़ा प्रकार के बारे में बात कर लें, स्थानांतरण के कुछ प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं हम। यहाँ पॉजिटिव टाइप या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में हम बात करें, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया कि यदि किसी विषय तथा परिस्थिति से प्राप्त जो पूर्व ज्ञान है, किसी विषय परिस्थिति से प्राप्त पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण किसी नवीन विषय, परिस्थिति या ज्ञान सीखने में सहायक हो, तो उसे हम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। मैंने इसको जो प्रैक्टिकल बताया हुआ है उसमें काफ़ी अच्छे से और बता दिया। उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण में आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि एक छात्र विद्यालय में सीखे गए गणित का उपयोग बाज़ार में सामान खरीदने के लिए करता है। तो यहाँ पर आपको इस उदाहरण के माध्यम से काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो गणित हम सीखते हैं, सकारात्मक कहने का मतलब है कि इससे कोई ऐसा विरोध उत्पन्न नहीं होता या विरोधाभास का यहाँ पर अनुभव नहीं होता। यहाँ पर जो छात्र है गणित जो सीखा हुआ है, उसी गणित का जो उपयोग है बाज़ार में सामान खरीदने के लिए भी कर लेता है, तो ये सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नकारात्मकता हम देख लेते हैं, यहाँ पर नकारात्मकता ऐसा है
कि ये जो पूर्व ज्ञान होता है, जैसे पूर्व ज्ञान या प्रशिक्षण या अनुभव जो होता है, वो नवीन विषय या परिस्थिति या ज्ञान को सीखने में कठिनाई उपस्थित करता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, उदाहरण आप देख लीजिएगा कि अगर मैं हिंदी टाइपिंग मैंने सीखा हुआ है ना? हिंदी टाइपिंग सीखा हुआ है या अंग्रेजी चलिए हम बात करें टाइपराइटर से हमने हिंदी टाइपिंग सीखा हुआ है और उसी को हम अब कंप्यूटर के कीबोर्ड से हम इंग्लिश टाइपिंग के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सीखने में जो होता है हमें बाधक सिद्ध होता है क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग के लिए हम अलग की यूज़ करते हैं, हिंदी टाइपिंग के लिए अलग की यूज़ करते हैं। तो ये नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। समझ में आया होगा? आप नहीं समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोबारा वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा, वहाँ से देखकर आप उदाहरण भी समझिएगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण के बारे में बात करें तो ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण क्या है? इसका तात्पर्य इस प्रकार के स्थानांतरण से है जिसमें किसी पाठ्यक्रम का पहला पार्ट बाद के पार्ट या अध्याय को समझने में सहायता करता है। उदाहरण यहाँ पर नहीं दे पाया हूँ तो उदाहरण आप देखिएगा कि स्कूटर जैसे अगर आपको चलाना आता है, स्कूटर अगर आपको चलाना आता है तो आप स्कूटर के जैसा जो होता है मोटर बोट होता है। मोटर बोट आप पानी में चलते हुए देखे होंगे। मोटर बोट आपने पानी में चलते हुए देखे होंगे, तो अगर आपको स्कूटर चलाना आता है तो मोटर बोट भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर यहाँ पर कहा गया है कि अ, इसका तात्पर्य इस प्रकार के स्थानांतरण जिसमें किसी पाठ्यक्रम का पहला पार्ट बाद के पार्ट या अध्याय को समझने में सहायता करता है। जैसे आप भी देखे होंगे कि जैसे हम बात करें 8वीं में जो हम गणित सीखे वो हो सकता है कि 9वीं क्लास 10वीं क्लास में भी हमको गणित सीखने में सहायता करता है। ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं समतलीय अधिगम का स्थानांतरण के बाद पैरेलल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कई बार जब एक साथ अनेक विषयों का अधिगम किया जाता है एवं एक विषय का अधिगम किसी अन्य विषय के अधिगम में सहायक हो, जैसे मैंने अभी कहा था, यहाँ पर भी उदाहरण मैंने नहीं दे पाया, उदाहरण लिख लीजिएगा आप और नहीं लिखना हो तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि मैंने कहा कि 8 क्लास के जो मैथ्स है, यहाँ पर कहा गया है कि एक विषय में जो सीखा हुआ ज्ञान है वो अन्य विषय को सीखने में क्या होता है वही ज्ञान जो है आपको सहायता करता है। जैसे मैंने मैथ सीखा है, मैंने साइंस में हो सकता है कैलकुलेशन का पार्ट्स आ जाए, साइंस साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें कैलकुलेशन का पार्ट आ जाए, है ना? कैलकुलेशन के पार्ट में जो मैथ से आपका सहायता करता है, मतलब एक विषय का जो सीखा हुआ ज्ञान है वो दूसरे विषय में आपको क्या करता है, सहयोग करता है। तो ये क्या कहलाता है आपका समतली पैरेलल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। बात कर ले एक पार्श्विक अधिगम का स्थानांतरण यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जब किसी प्राणी के शरीर के किसी एक अंग या भाग को प्रशिक्षण दिया जाता है, किसी एक अंग या भाग को, जैसे मैंने राइट हैंड को मैंने क्या किया है, ट्रेंड किया है किसके लिए, लिखने के लिए। तो यहाँ पर वही राइट हैंड से जो सीखा गया ज्ञान जो है वही मेरे राइट हैंड से ही पेंटिंग करने में सहायक होता है। मतलब अगर राइट हैंड को मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो राइट हैंड से ही मैं कुछ और काम करने में उस पहले जो ट्रेनिंग मैंने लिया है उसी ज्ञान का मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि अगर आपने क्या लिखना सीखा हुआ है राइट हैंड से, तो उसी राइट हैंड से लिखने हुए जो सीखा है उसी से आप पेंटिंग करना भी आप सीख सकते हैं। ये यूनिलेटरल होता है, एक पार्श्विक होता है। द्विपार्श्विक अधिगम के स्थानांतरण के बारे में बात करें, बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहने का मतलब है कि जब प्राणी के किसी एक भाग को प्रशिक्षित किया जाता है, मीन्स हम अभी एग्जांपल ले लें कि हमने राइट हैंड को हमने क्या किया है, ट्रेन किया है और इसका प्रभाव शरीर के दूसरे भाग में दिखाई दे तो इसे द्विपार्श्विक अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। दाएं हाथ से सीखे कार्य को व्यक्ति बाएं हाथ से भी कर लेता है तो यही द्विपार्श्विक अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और इस प्रयोग को बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, इसका एक दूसरा नाम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स के माध्यम से किया जाता। चलिए उत्तर यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिखना यहाँ पर भूल गया है इसके शैक्षिक उपयोग के बारे में कि तो शैक्षिक उपयोग क्या है, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसके जो शैक्षिक उपयोग है, तो शैक्षिक उपयोग यहाँ पर मैंने 3 जो बताया गया उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा
कि पहला बताया गया कि शिक्षक को पढ़ाते समय छात्र के पूर्व ज्ञान का पता लगा लेना चाहिए, जिससे उन्हें पता लग सके कि कहाँ पर अधिगम में धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। मतलब बच्चे जो है, बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसके पूर्व ज्ञान को पता होना चाहिए, तभी जो सीखा हुआ जो ज्ञान है, उसी ज्ञान का हम जो नए ज्ञान से जोड़कर एक संबंध बना लेते हैं। जैसे हमारा जो प्रस्तावना प्रश्न जैसे करते हैं ना, तो जो पूर्व ज्ञान होते हैं वो नए ज्ञान के सीखने में सहायक होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो उनके जो पूर्व ज्ञान होते हैं उसके बारे में अगर हमको पता चल जाता है, तो उसी ज्ञान का हम उपयोग करके कोई नया ज्ञान सिखाने के लिए हम उसको उपयोग में लाते हैं। ठीक। दूसरा, शिक्षक तथा शाला प्रबंधन को पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस सिद्धांत का क्या करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि बालक को पूर्व अध्याय या पूर्व कक्षा में पढ़ी सीखी गई सामग्री का लाभ बाद की कक्षा अध्याय में मिल सके। शिक्षक तथा शाला प्रबंधन को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी गतिविधि या कार्यक्रम ना आयोजित किया जाए जिससे छात्र के द्वारा, जैसे देखिए मैंने कहा था एक विरोधाभास वाली जो बात आती है, तो शिक्षक या शाला प्रबंधन समिति या हम बात करें एक टीचर को भी, तो ऐसे ज्ञान ना दे कि वहाँ पर एक विरोध उत्पन्न हो जाए। यहाँ पर भी कहा गया है कि जिसमें छात्र के द्वारा पूर्व में सीखे गए कार्य या कौशल के साथ विरोध उत्पन्न हो, नहीं तो अधिगम में नकारात्मकता आ जाती है। तो इस प्रकार के ज्ञान हमको क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो ये है शैक्षिक उपयोग। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मौखिकी के बारे में और बताया गया है, आपको मैं बता देता हूँ कि दर्पण आरेखन विधि का सर्वप्रथम उपयोग कब एवं किसने किया था। सन 1910 में स्टार्स ने किया था। इस बात को आप याद रखिए, सन 1910 में स्टार्स ने किया था। भारत में दर्पण आरेखन विधि एवं यंत्र का प्रयोग किसने एवं कहाँ पर किया था। भारत में दर्पण आरेखन मिरर ड्राइंग जो विधि है, मेथड है, एवं यंत्र जो ऑपरेटर्स है हमारे पास, उसका प्रयोग किसने और कहाँ पर किया था। मैसूर विश्वविद्यालय गोपाल स्वामी ने किया था, है ना। मैसूर विश्वविद्यालय के जो गोपाल स्वामी है उन्होंने किया हुआ था। इस नाम को आप याद कर लीजिएगा, मैसूर विश्वविद्यालय के गोपाल स्वामी ने। चलिए, अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या तात्पर्य या आप क्या समझते हैं। अधिगम का स्थानांतरण वह क्रिया है जिसमें किसी एक क्षेत्र या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को कुशलता, टाइपिंग मिस्टेक, कुशलता, बोधगम्यता, ये बोधगम्यता तथा आदतों का प्रयोग किसी दूसरी परिस्थिति में किया जाता है, जिससे बाद का सीखना सुविधाजनक या असुविधाजनक हो सकता है। तो इसी को हम अधिगम के स्थानांतरण कहते हैं। चलिए, अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के बताया गया है। 3 टाइप के, इसको थोड़ा सा समझिएगा। सकारात्मक बनाम नकारात्मक, ऊर्ध्वाधर बनाम समतली, और एक पार्श्वीय बनाम द्विपार्श्वीय, है ना। यूनिलेटरल वर्सेस बाइलेटरल, यहाँ पर पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, एंड क्या पैरेलल और वर्टिकल, इसको बताया गया है। ठीक। तो यहाँ पर द्विपार्श्विक स्थानांतरण किसे कहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जब किसी शरीर के किसी एक भाग के अंग को प्रशिक्षण देने पर वह प्रशिक्षण दूसरे भाग के किसी अंग की मात्रा में स्थानांतरित हो जाता है, उसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स में आपने क्या करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं, है ना। पहले बाएं हाथ से करते हैं 3 बार, फिर उसके बाद आप 10 बार, 16 बार, 20 बार, इस टाइप का आप दाएं हाथ से करते हैं। तो कोई भी काम अगर आप राइट हैंडी है तो राइट हैंडी से काफी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अब उसी राइट हैंड से जो काम आप अच्छे से, देखो लेफ्ट हैंड से करते हैं तो वो काफी सारे त्रुटि आते हैं, समय भी हमको लगता है ना। अब उसी कार्य को हम क्या राइट हैंड से कर रहे हैं तो टाइम भी हमको कम लग रहा है, त्रुटि भी कम हो रहा है। अब राइट हैंड से जो हमने सीखा है काफी बार करने, मतलब 10 बार 15 बार करने का मतलब यही है कि इस राइट हैंड को हम अभ्यस्त कर देते हैं उस काम के लिए, और उसी काम को हम किस में ट्रांसफर करना चाहते हैं, अपने लेफ्ट हैंड में करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड से करते हैं, राइट हैंड से करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो लेफ्ट हैंड से भी एरर जो होता है और टाइम भी कम आने लगता है। तो देखे होंगे आपने जब एक ड्राइंग बनाते हैं, जैसे आपने देखे होंगे इस टाइप का एक आपने क्या करते हैं, देखे होंगे कि यहाँ पे आपका त्रुटि जो होता है काफी अधिक होता है, उसके बाद त्रुटि कम होते जाता है ना। ऐसे त्रुटि कम होते जाता है, आपने देखे होंगे। और एक समय ऐसा आता है कि ये किसका है, ये आपके लेफ्ट हैंड का हो गया, ये आपके राइट हैंड। देखो पहले क्या होते जा रहा है, ये पहले बढ़ा था राइट हैंड से, फिर थोड़ा कम हुआ, कम हुआ, कम होते होते ऐसा कम हो गया एकदम सा। अब फिर हम लेफ्ट हैंड से फिर से कर रहे हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो इससे कम हो गया, इसका जो ऐसा देखें तो इससे कम हो गया, मतलब जो त्रुटि है और टाइम भी हमको कम लगा। तो इस प्रकार के आपको वक्र मिल जाते हैं, कर्व मिलते हैं। चलिए,
धनात्मक स्थानांतरण आपने सीखे होंगे कि धनात्मक स्थानांतरण जो होता है कि यहाँ पर कहा गया कि जब कोई पूर्व अनुभव किसी नई परिस्थिति में नई वस्तु या अनुभव को सीखने में सहायता करता है, तब उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब सीखने में बाधा उत्पन्न होती है, उसी को ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पर द्विपार्श्विक स्थानांतरण भी समझ में आ गया। एक पार्श्विक यही है कि एक ही हाथ से जो सीखा हुआ काम है, उसी को हम उसी हाथ में कुछ अन्य काम को सीखते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, है ना, कि हमने लिखना सीखा, हिंदी में लिखते हैं, वही संस्कृत लिखने में हम हमारा सहायता करते हैं। उस टाइप के जो काम होते हैं वो यूनिलेटरल होता है, एक पार्श्वी होता है। अधिगम में स्थानांतरण के क्या शैक्षिक उपयोग है, ये इसी अध्याय में अंकित है, मैंने लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि आपको मैंने अधिगम के स्थानांतरण के शैक्षिक उपयोग मैंने बता दिया है। चलिए, स्थानांतरण गुणांक का सूत्र क्या है? तो स्थानांतरण गुणांक आप देखे होंगे कि E माइनस एफ अपॉन ई मल्टीप्लाई 100। ये स्थानांतरण गुणांक जब आपने निकाले होंगे, स्थानांतरण गुणांक निकाले होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ई क्या है, एफ क्या हो गया और ई क्या है। और 100 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको स्थानांतरण गुणांक प्राप्त हो जाता है। हम आपको बता ही देते हैं कि जो ई है यहाँ पर क्या है। ये जो प्रथम प्रयास जो किए हैं हमने, पहले जो 3 प्रयास किए रहते हैं, उसी के जो एरर होते हैं, है ना, उसका औसत होता है, उसका कह सकते हैं एवरेज होता है। यहाँ पर जो एफ होता है, आप यहाँ पर जो एफ लिखा है, ये एफ क्या है उसको भी देख लेते हैं कि एफ जो होता है वो बाद के जो 3 प्रयास हमने किए रहते हैं, मतलब ये क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड से जो पहला प्रयास किए रहते हैं उसी के एरर का जो औसत है, और ये जो हमने बाद के जो 3 प्रयास किए होते हैं उसी के एरर का जो औसत होता है ना। तो यहाँ पर देखे होंगे कि जो ये एरर जो आता है, आपने देखे होंगे कि ये जो पहला एरर आता है वो ये काफी ज्यादा रहता है, हो सकता है ये 35 रहा हो, ये हो सकता है। अब ये जो सेकंड वाला रहता है, त्रुटि कम हो जाती है, हमारे पास एरर कम हो जाता है, उसका एवरेज जो रहता है हो सकता है ये 17 ही रहा या 20 रहा, इस टाइप का हो सकता है। उसके बाद हम ये 35 कर देते हैं, मल्टीप्लाई इसको 100 कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर स्थानांतरण गुणांक निकल जाता है। चलिए, इसी प्रकार से हम किसके लिए समय के लिए भी स्थानांतरण गुणांक हम ज्ञात कर सकते हैं। समय के लिए भी स्थानांतरण गुणांक हम ज्ञात करते हैं, तो जी माइनस हम एच कर देते हैं, जी माइनस एच अपान जी मल्टीप्लाई 100। तो ये समय के लिए स्थानांतरण गुणांक है। समय के लिए स्थानांतरण गुणांक में हम देखें तो पहले जो 3 प्रयास की लेते हैं, ये उसका समय का जो औसत होता है, और ये जो हम लास्ट में जो हम 3 प्रयास किए रहते हैं उसके समय का औसत होता है। ठीक, यह प्रयोग अधिगम के किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? तो ये थॉर्नडाइक ने 3 वो दिए थे, देखिए, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो 3 उन्होंने सीखने के जो नियम दिए हैं, मूल नियम 3 दिए हैं, 5 जो है गौण नियम दिए हैं। कौन कौन सा नियम है इसके बारे में मैं बता दूं। प्रयत्न एवं त्रुटि का नियम, पहला नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। तत्परता का नियम और एक अभ्यास का नियम, 3 नियम दिए हुए हैं। अभ्यास का नियम, है ना, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, देखिए 3 नियम है। पहला ये नियम हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने के 3 नियम, ये मूल नियम है, पूछे जाते हैं हमेशा जो क्वेश्चन है, और 5 गौण नियम है। इस प्रयोग में कौन से प्रायोगिक अभिकल्प का प्रयोग किया गया है? उत्तर है पूर्ववर्ती प्रयोग, है ना, और परवर्ती, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। ठीक, स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होता है? स्थानांतरण जो होता है वो दाएं हाथ से बाएं हाथ में होता है। पौला ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किस पशु पर क्या किया है, प्रयोग किया है उन्होंने? ये कुत्ते पर किया हुआ है। पौला ने अपने जो प्रसिद्ध जो प्रयोग है वो किस पर किया है? कुत्ते पर किया है। इस प्रयोग में स्वतंत्र एवं आश्रित चर क्या है? तो स्वतंत्र एवं आश्रित चर हम के बारे में देखें कि जो स्वतंत्र चर जो है, द्विपार्श्विक अधिगम है, दाएं हाथ से बाएं हाथ, ये क्या है, ये स्वतंत्र चर है। और ये आश्रित चर के बारे में हम बात करें तो आश्रित चर है। तो हम बात कर रहे थे आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बारे में कि यहाँ पर जो समय एवं जो त्रुटि के रूप में जो कमी आती है वही क्या है, आश्रित चर है। 2 टाइप के चर होते हैं जब भी हम प्रयोग करते हैं, तो एक इंडिपेंडेंट होते हैं और एक डिपेंडेंट होते हैं। तो डिपेंडेंट में आपने जो एरर में जो कमी आई है और जो हमारे जो समय में जो कमी आई है वो क्या है, हमारा आश्रित चर है। आप देख रहे हैं, आप जिस दर्पण आरेखण उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं वो किस प्रकार के हैं? वो इलेक्ट्रिकल मैनुअल है।
है ना? इलेक्ट्रिकल मैनुअल हम ऑपरेटर्स का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, उपकरण का हम उपयोग करते हैं। प्रयोग में कुल कितने प्रायोगिक दशाओं का प्रयोग किया गया है? वे कौन-कौन से हैं? यहाँ पर 3 दशाएँ हैं। आपने देखे होंगे पूर्ववर्ती, फिर मध्यवर्ती और फिर परवर्ती। यहाँ पर 3 दशाएँ हैं। पूर्ववर्ती प्री टेस्ट, एक मिडिल टेस्ट और एक पोस्ट टेस्ट आपने देखे होंगे 3 प्रकार के। इस प्रकार की प्रायोगिक योजना में किन-किन प्रायोगिक दशाओं के बीच तुलना की जाती है? तो तुलना जो की जाती है पूर्ववर्ती तथा परिवर्ती दशा के बीच। पूर्ववर्ती दशा तथा परिवर्ती दशा के बीच में आप तुलना करेंगे तभी आपको समझ में आता है कि एरर, जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर जो तुलना हम कर रहे हैं, तो पहले जो हमारा एरर जो है वो 35 आया, उसके बाद हम देखें कि हमारा जो एरर कितना आ गया, 20 आ गया, फिर कम होते जा रहा है, फिर कम होते जा रहा है, इस टाइप का। तो पूर्ववर्ती दशा और परिवर्ती दशा के बीच हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इस प्रयोग में किस संवेदी पेशी कौशल का स्थानांतरण होता है? तो संवेदी पेशी कौशल जो होता है, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। आंख और जो हाथ का जो समन्वय होता है वो देखा जाता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपका जो महत्वपूर्ण कमेंट और आपका जो महत्वपूर्ण लाइक होता है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आप तक आते रहें। धन्यवाद।